हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। याद है अपने हालातों से हार मान के जो जिंदगी आपको मिली है उसको एक्सेप्ट कर लो या फिर फाइट करके उसको चेंज करने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। द इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंचेस क्लोजर टू अचीविंग द यूनियन गवर्नमेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग एम। बोल रहे हैं जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया टेलीकम्युनिकेशंस बिल 2023, तो ये कदम दर कदम और ज्यादा क्लोज होता जा रहा है। किसके लिए? कि यूनियन गवर्नमेंट का लॉन्ग स्टैंडिंग लंबे समय से लंबित एक एम था ऑफ कंसोलिडेटिंग द लॉ ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जिसमें कि वो और कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत कर पाए वायरलेस नेटवर्क, यानी कि मोबाइल फोन का जो होता है कम्युनिकेशन वायरलेस है, इंटरनेट सर्विसेज जो है उनके ऊपर ये और ज्यादा एक अच्छा लॉ लेकर आ सके, उसके और क्लोज होते जा रहे हैं। विद अ 46 पेज स्टैट्यूट दैट लीव्स एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स लीगली इंटैक्ट। और इसमें क्या है, 46 पेजेस का ये एक कानून है, स्टैट्यूट मतलब कानून, जिससे कि एग्जिस्टिंग जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं उसको तो बनाया अखंड रखा गया है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। while simplifying bureaucratic procedures such as applying for licenses। लेकिन क्या कर दिया गया है कि जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, परमिट्स लेना ऑपरेटर के लिए, ये सारी जो प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। And permits for telecom operators, licensing processes are set to be digitized। बोल रहे हैं लाइसेंस की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी अब क्या होगी, डिजिटाइज्ड होगी, उसके लिए वो रेडी है। And telecom operators will have a new way of dealing with non-compliance with their license terms। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास अब एक नया तरीका होगा कि अगर उन्होंने किसी भी चीज का अनुपालन ना किया है तो उसके साथ में वो किस तरीके से डील करेंगे, उसका एक नया तरीका, नया फॉर्मेट उनको मिल गया है। while also having access to district and state level authorities for permissions and dispute resolution when setting up their equipment and optical fiber networks। अब क्या हो गया है उनके पास में, अगर देखो लाइसेंस की प्रॉब्लम आ रही है उनको कहीं पे भी, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल अथॉरिटीज के पास भी जा सकते हैं परमिशन के लिए। ऐसा नहीं है कि उनको केंद्र से ही परमिशन देनी पड़ेगी। और जब कोई ऐसा मसला हो गया, डिस्प्यूट हो गया कि भाई हमने यहाँ पे अपना टावर लगाना है, पहले इतने में बात हुई थी अब वो मुकर रहे हैं, ऐसे कुछ भी मसला हो गया XYZ, तो उसको सेटअप करने के लिए भी, रेजोल्यूट करने के लिए भी वो इन अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। जो कि मसले उनको कब आ सकते हैं, जब अपने वो इक्विपमेंट लगाए, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स बिछाएं ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, द बिल ऑल्सो लेट्स दी सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री, बिल में जो सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री है वो भी, उसको भी मौका मिल रहा है, लॉन्ग टॉटेड एज अ वे फॉर एटलीस्ट सम रिमोट एरियाज टू गेट नेट कनेक्टिविटीज। सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री क्या है, जो लंबे समय से क्या माना जा रहा है, लंबे समय से जिसको प्रमोट किया जा रहा है, टॉटेड मतलब प्रमोट किया जा रहा है कि कम से कम कुछ रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी, अब नेट कनेक्टिविटी आ जाएगी सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री की वजह से। ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ, ये भी अब एक चैन की सांस ले पा रहे हैं, एज देयर इज क्लैरिटी दैट इट विल नॉट नीड टू बिड फॉर स्पेक्ट्रम, क्योंकि अब ये साफ कर दिया गया है कि इनको किसी भी स्पेक्ट्रम के लिए बिडिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है ना 4G 3G 2G का स्कैम हुआ था, तो वो क्या था, वो स्पेक्ट्रम को आवंटित कर रहे थे। स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेंज होती है वेव्स की, जिसका सरकार जो है आवंटन निकालती है, फिर उस पर कंपनीज जाके अपनी बोलियां निकालते हैं ताकि वो कोई ना कोई रेंज पकड़ ले। अब आप FM सुनते हैं तो आप सुनते हैं 98.6 FM, तो वो क्या है, वो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है कि इस रेंज पे इन्होंने बिड करा हुआ है, कोई XYZ कंपनी है, वो इसी रेंज के ऊपर अपना कार्यक्रम प्रसारित कर सकती है। Thus putting India on similar footing with other countries। तो अब अगर क्योंकि यहाँ पे इनको बिडिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो अब इंडिया जो है कहाँ पर आ गया है, जो बाकी देश हैं उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे, उन्हीं के समकक्ष आके खड़ा हो गया है।
The bill has been welcomed by industry bodies for streamlining their regulatory landscape. अब इस बिल का स्वागत किया गया है जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो भी इंडस्ट्री बॉडीज है उनके द्वारा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रीमलाइनिंग मतलब सुव्यवस्थित कर रहा है जो भी रेगुलेटरी बॉडीज का उनका लैंडस्केप है। जैसे कि उनको यहाँ पे ये लाइसेंस अप्लाई करने के लिए पहला ये स्टेप करना पड़ता है, फिर ये स्टेप, तो उनको ये चीज़ें सारी क्या हो गई हैं, अब बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो गई हैं। एंड प्रमोटिंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और क्योंकि उनको लाइसेंसिंग के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही तो उनका बिजनेस करना भी और ज़्यादा ईजी हो गया है। एंड कुड पॉसिबली गिव द मच नीडेड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी, और इससे क्या हो सकता है, जो हमें लंबे समय से एक यहाँ पे स्थिरता चाहिए थी ना, कि हाँ एक रेगुलेटरी बॉडी का एक स्थिर पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कोई लॉ ले आए कल कोई लॉ ले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सब में स्थिरता होनी चाहिए कि अब मोबाइल फोन का भी एक जैसा ही लॉ हो, इंटरनेट का भी, क्योंकि वही कंपनीज हैं जो सब जगह हाथ आजमा रही हैं, तो अगर उनको एक चीज में सुविधाजनक तरीके से काम करने का मौका मिल रहा है दूसरे में भी मिलना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, यानी कि उनको बिजनेस करने में आसानी होगी। एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन, और इसने एक वातावरण तैयार कर दिया है नेक्स्ट फेज ऑफ टेलीकॉम एक्सपेंशन के लिए। यानी कि पहले देखो 2G हमारे पास स्पेक्ट्रम था, फिर 4G आया है ना, अब 5G की बात चल रही है, उसके आगे भी और स्पेक्ट्रम आएंगे, तो वो जो विस्तार होना है इसका, उसके लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। Over half of India's population is on the margins of connected world and the bill could help. अब आधी से ज्यादा हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अभी पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं है दुनिया से, ठीक है, वो अभी एकदम मार्जिन पर है, बॉर्डर लाइन पर है कि हाँ अभी कनेक्टेड प्रॉपरली नहीं है, थोड़े बहुत कनेक्टेड है, राइट। तो अब ये जो बिल है नया वाला, इससे उनको मदद मिलेगी कि कंपनीज के पास में लाइसेंसिंग की अच्छी सुविधा होगी, वो जल्दी से जल्दी लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नए जगह पे, उनको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे से बेहतर कनेक्टिविटी दे सकेंगे, ठीक है। बट इश्यूज परसिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ साफ हो गया, अभी भी इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। द एक्सपेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेलीकॉम ब्रिंग्स इन इट्स एम्बिट अ रेंज ऑफ सर्विसेज एंड स्टेट अथॉरिटी ओवर देम रेजेस कंसर्न ऑफ प्राइवेसी एंड सर्विलेंस। बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेंसिव डेफिनेशन है इसमें टेलीकॉम के, इसके अंदर जो हमने बिल बनाया है, इसमें जो एक विस्तृत जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या करती है, इसका जो दायरा है किसमें, इसका जो दायरा है सर्विसेज का इसमें, और स्टेट अथॉरिटी का ओवर देम रेजेस कंसर्न, इसमें चिंता खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी और सर्वेलेंस, ये दोनों, सर्वेलेंस मतलब निगरानी रखना और प्राइवेसी मतलब अपने पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करना, इन दोनों के अंतर्गत आ जाता है। तो अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई देश हित के लिए चाहिए, निगरानी रखने के लिए चाहिए, तो वो इसके ऊपर हावी हो सकते हैं, वो कंपनीज को बोल सकते हैं कि आप हमें दो। अभी तो कंपनीज कई मना कर सकती हैं, भाई हमारे प्राइवेसी कंसर्न है, हम नहीं देते। जैसे हमने कई बार दफा सुना है कि सरकार फेसबुक से बात कर रही है कि वो अपना डेटा हमें दे पाए, कोई भी पर्टिकुलर केस हो तो अब यहाँ पे कंपनीज के ऊपर सरकार का एक अपर हैंड हो सकता है। These concerns are not merely academic, considering past allegations of state-sponsored snooping. बोल रहे हैं कि ये जो आरोप है, ये जो कंसर्न है, चिंता है, ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखित चिंता है, ऐसा कुछ हकीकत में नहीं है, सिर्फ कागजी चिंता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले भी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्नूपिंग मतलब दखलंदाजी, जासूसी करना, तो स्टेट यानी कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड जासूसी हमने पहले भी एलिगेशंस देखे हैं कि सरकार के ऊपर लगाए गए हैं कि वो अपने हित के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन की जासूसी करवा रहे थे। द बिल ट्राइज टू डील विद स्पैमिंग कंसर्न्स। अब इस बिल में जो स्पैम कॉल्स आपको आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनके ऊपर भी चिंता, मतलब उनके ऊपर भी डील करने की कोशिश करी गई है, उनका भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश की गई है। बट इट्स प्रपोज सोल्यूशंस रिक्वायर एडिशनल कॉम्प्रोमाइजेस टू प्राइवेसी। लेकिन जो सोल्यूशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं उससे हमारी प्राइवेसी को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। The issues of surveillance reform and internet shutdowns have massive implication. अब ये जो surveillance reforms हैं, surveillance यानी कि निगरानी के लिए reforms हैं कि हाँ अगर स्टेट के हित की बात हो रही है, सरकार के या देशद्रोह की बात हो रही है तो उसमें वो निगरानी रख सकते हैं। और इंटरनेट शटडाउन्स की जो बात
की जाती है, ये बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत बड़े परिणाम हैं किस चीज़ के, ये जो प्राइवेसी के साथ में हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ना, उसी के। एंड मस्ट नॉट बी अवॉइडेड जस्ट बिकॉज दे आर कंटेंशियस, और ये अवॉइड नहीं किए जाने चाहिए सिर्फ इसलिए कि इनके ऊपर अगर बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो विवाद हो जाएगा, तो बेहतर है बात ही ना करें। ये गलत हमारी सोच होगी, हमें इनके ऊपर बात करना चाहिए कि भाई अगर हम यहाँ पे सर्वेलेंस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम इस नए बिल की बात कर रहे हैं तो हमें सर्वेलेंस रिफॉर्म्स के ऊपर भी एक प्लानिंग करनी चाहिए कि किन किन मसलों पे हम सर्वेलेंस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सरकार उठ के किसी भी ABC बंदे का नाम दे दे कि हाँ इसके अगेंस्ट, कुछ वैलिड रीजन होने चाहिए, कुछ प्रॉपर एक वे ऑफ सर्वेलेंस होना चाहिए, प्रॉपर नियम होने चाहिए कि हाँ इसी के अंतर्गत हम ये काम कर सकते हैं। और इंटरनेट शटडाउन लगाने का भी नियम होना चाहिए, ये नहीं कि जहां पे भी विद्रोह में कुछ आवाज उठे तो वहां पे शटडाउन लगा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस दीज कंसर्न्स विद एन ओपन माइंड, अब सरकार को चाहिए कि वो इन सारे मसलों को खुले विचारों के साथ में, ओपन माइंड के साथ में एड्रेस करे, कंसिडरिंग द वास्ट पावर्स दैट द टेक्स्ट ऑफ द बिल ग्रांट्स इट, बोल रहे हैं। और ये भी तब जब हम देखते हैं कि इस बिल के अंदर में बहुत बड़ी पावर है, इसका टेक्स्ट है वो बहुत विस्तृत तौर पे लिखा गया है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, तो सरकार को एक ओपन डिस्कशन के लिए तैयार रहना चाहिए। When the last draft was publicly floated for consultation, responses from industry bodies and the public were withheld from scrutiny. बोल रहा है पिछली बार जब लास्ट टाइम जब इसका ड्राफ्ट जो है पब्लिक में रखा गया था कंसल्टेशन के लिए कि आप इसमें कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो बताइए, तो इंडस्ट्री बॉडी से, पब्लिक से जो रिस्पॉन्स आए थे उनको जांच के लिए रोक दिया गया था कि भाई इनकी जांच नहीं होगी, इससे रोक दिया गया था। टू फर्दर रीअश्योर द पब्लिक ऑफ इट्स क्लीन मोटिव्स, अब अगर सरकार चाहती है कि वो जनता को ये बता सके कि भाई हमारी मंशा गलत नहीं है, द गवर्नमेंट मस्ट स्क्रूपुलसली कंडक्ट रूल मेकिंग विद एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी एंड कंसल्टेशन, तो सरकार को चाहिए कि वो जो भी ये जो रूल मेकिंग का प्रावधान है कि हाँ हम अब इसमें ये रूल्स बनाएंगे, इनको स्क्रूपलसली यानी कि बहुत सावधानी से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से और सभी का विचार विमर्श करते हुए बनाए, ठीक है। तभी जनता को लगेगा कि इसमें सरकार की कोई गलत मंशा नहीं है, नहीं तो फिर जनता यही सोचेगी कि भाई फिर सरकार जो है अपना कुछ उल्लू सीधा करने के लिए ये बिल ले आई है, और अब इसमें क्या होगा कि वो अपनी मर्जी से किसी के भी ऊपर सर्वेलेंस के लिए नाम पे वो कार्रवाई करेगी, उनकी जासूसी करेगी और फिर अपने हिसाब से चलेगी। This is especially important as many of the Act's provisions need subordinate legislation notified by the Department of Telecommunication। अब ये क्यों कहा जा रहा है, ये खास तौर पे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस एक्ट के कई सारे प्रावधान हैं जिसमें सेकेंडरी लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने की जरूरत है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा पहले नोटिफाई किया जाना चाहिए बिफोर दे कम इनटू फोर्स, इससे पहले कि वो कानून बन के तैयार हो जाए। बिकॉज हमने पहले देखा है कई दफा कि ऐसा होता है कि वो कानून पास कर देते हैं, फिर कुछ दूसरे कानून के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, फिर उनको वापस लेना पड़ता है। तो बेटर है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ में मिलके इसके ऊपर सेकेंडरी जो लॉ बनाने की जरूरत है वो बनाए, उसके बाद में जनता को नोटिफाई करे, या जिन कंपनीज को नोटिफाई करना जरूरी है उनको नोटिफाई करे कि भैया ये कानून बन रहा है, अगर आपके कोई सजेशंस हैं और इसमें क्या, या फिर उनको भी नहीं नोटिफाई करना तो अपने विचार विमर्श करें कानून के दायरे में रह के कि कोई और ऐसा लॉ तो नहीं है जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, इसको बाईपास कर रहा हो, वैसी चीजें करके, या ये किसी दूसरे लॉ को बाईपास कर रहा हो, तो वो सारी इसमें विचार विमर्श करके तभी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। The telecommunications landscape has evolved dramatically since the Telegraph Act was first passed in the 19th century। बोल रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बहुत उसमें विस्तार हुआ है, ठीक है, बहुत ड्रामेटिकली नाटकीय तरीके से उसमें विस्तार हुआ है। कब से? जब टेलीग्राफ एक्ट पहली दफा 19वीं सदी में लाया गया था, पास किया गया था। एंड रेगुलेशंस एंड लॉ मेकिंग ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड नीड टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस all the issues that have come with this digital explosion। और जितने भी रेगुलेशंस है या लॉ मेकिंग का जो तरीका है किसके ऊपर, इंटरनेट वर्ल्ड के ऊपर, इंटरनेट दुनिया के ऊपर, इसका हमें कॉम्प्रिहेंसिवली बड़े ही विस्तार से इसको समझना चाहिए और इससे निपटना चाहिए सारे मसलों के साथ में, ताकि
इश्यूज दैट हैव कम, जो कि इस डिजिटल एक्सप्लोजन, डिजिटल कम्युनिकेशन के दौर में अब हमारे सामने खड़े हो रहे हैं, हमें उन सभी मसलों को कंसिडर करना चाहिए, सभी मसलों के ऊपर विस्तृत तौर से, व्यापक तौर से उनको एड्रेस करना चाहिए, निपटने की कोशिश करनी चाहिए, उसी तरीके से इसके ऊपर लॉज बनाना चाहिए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज द ऑथर्स पोजिशन ऑन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023, की ऑथर का क्या नजरिया है इस बिल के बारे में, वो आप बताओ। ठीक है, द बिल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू ऑल ऑफ इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज चैलेंज, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव, ये एक विस्तृत सोल्यूशन है, इसके आगे हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सारे चैलेंजेस को डील कर देगा। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला कि और भी कानून बनाने की जरूरत है, और भी हमें चीजें ऐड करने की जरूरत है जिससे कि सारे मसलों को डील किया जा सके। The bill primarily focuses on digital licensing processes and does not address privacy concerns adequately. ये भी इनकरेक्ट है, उन्होंने बोला कि कई सारी चीजें हैं जो प्राइवेसी और सर्विलेंस के रिगार्डिंग इसमें हो जाएंगी ठीक, बट फिर भी कई और चीजें हैं उनके ऊपर कंसर्न उठते हैं। The bill simplifies procedure for telecom operators but raises concerns regarding privacy and state surveillance. Option C is correct. ठीक है, What is the tone of the first paragraph in the given passage? तो फर्स्ट पैराग्राफ की टोन ऑप्टिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है, जैसे कि ये बिल किया गया इंट्रोड्यूस, तो उसमें पॉजिटिव उसके पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि ब्यूरोक्रेटिक लाइसेंसिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, और फिर उनको जो भी लाइसेंसिंग कंपनीज हैं जिनको रिक्वायर्ड है लाइसेंस, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपने मसलों को डील कर सकते हैं, स्टेट लेवल पर भी डील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको किसी बड़े पदाधिकारी के पास जाना पड़ेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जाना पड़ेगा किसी भी प्रोसीजर के लिए, किसी भी लाइसेंसेस के लिए, या फिर किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। सो ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्टिक इज करेक्ट। According to the passage, all of the following are true about the Telecommunications Bill 2023 except that, कोई एक स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, हमें वो बतानी है कौन सी स्टेटमेंट है। इट एम्स टू कंसोलिडेट लॉज फॉर वायरलेस नेटवर्क एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये तो करेक्ट है, इसी के ऊपर नियम बनाने हैं। वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही एक नियमों का ढांचा तैयार किया जाना है इस बिल के अंतर्गत। इट विल रिक्वायर द सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री टू पार्टिसिपेट इन स्पेक्ट्रम बिडिंग, इनकरेक्ट है। इस बिल से स्पष्ट हो गया है कि सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को स्पेक्ट्रम बिडिंग में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी स्पेक्ट्रम बिडिंग का पार्ट होने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, बिकॉज ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स डिजिटाइजिंग द लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बिल्कुल करेक्ट है। इट रेजेस कंसर्न अबाउट स्टेट अथॉरिटी ओवर अ रेंज ऑफ सर्विसेज पोटेंशियली इम्पैक्टिंग प्राइवेसी, ये भी करेक्ट है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? द एवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लैंडस्केप इन इंडिया। तो हमने टेलीकम्युनिकेशन का किस तरीके से विस्तार हुआ है उसके ऊपर बात नहीं करी है, बट उसके विस्तार होने की वजह से जो चैलेंजेस आए हैं उसके ऊपर बात करी है। द चैलेंजेस ऑफ प्राइवेसी एंड सर्विलेंस इन इंटरनेट रेगुलेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the passage, we can infer that the author would be more supportive of, कि ऑथर का क्या ओपिनियन होगा इनमें से फॉलोइंग गिवन में से, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन द इंटरनेट टू कंट्रोल यूजर बिहेवियर, कि बहुत कड़े कानून बनाए जाए जिससे कि यूजर का, इंटरनेट यूजर जो है उसका इंटरनेट बिहेवियर है हम कंट्रोल कर पाए, कि ये सर्विसेज आप देख पाएंगे, ये वेबसाइट आप देख पाएंगे, ये नहीं देख पाएंगे, ऐसा उनके ऊपर हम कुछ कंट्रोल लगा पाए। तो ये इनकरेक्ट है। सिंप्लीफाइंग ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा इस बिल का मुख्य पर्पस यही है कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए जो कानूनी कार्रवाई है, जो भी प्रोसीजर्स है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए आगे की प्रक्रिया में, तो उन सबको सिंप्लीफाई किया जाए, इजी किया जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री इन इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। उसको बढ़ाने की बात की जा रही है कि इससे क्या होगा, सैटेलाइट इंटरनेट इंडस्ट्री को स्पेक्ट्रम बिड से भी बाहर कर दिया कि भाई आपको बिड में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जरिए कई सारे रूरल जो एरियाज हैं वो कनेक्ट हो पाएंगे दुनिया से। मेंटेनिंग द करंट कॉम्प्लेक्स लाइसेंसिंग प्रोसेस फॉर टेलीकॉम सर्विसेज, इनकरेक्ट है।
What is one of the main concerns raised by the expansive definition of telecom as mentioned in the passage? बोल रहे हैं कि क्या कंसर्न उठाया जा रहे हैं एक्सपेंसिव डेफिनेशन की जो कि टेलीकॉम की दी जा रही है पैसेज के अंदर कर। तो इसके लिए क्या कंसर्न उठाया गया कि प्राइवेसी और सर्वेलेंस के जो स्टेट अथॉरिटीज है उसके जरिए जो प्राइवेसी और सर्वेलेंस का दायरा है वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर वो किसी भी मसले पे अपने सर्वेलेंस के नाम पे कोई भी इशू रेज कर सकते हैं और किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से निकलवा सकते हैं। द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, यहाँ पे कॉस्ट की कोई भी चर्चा नहीं करी गई है। द पोटेंशियल फॉर रिड्यूस्ड कंपटीशन अमंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ये भी यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है। कंसर्न्स फॉर प्राइवेसी एंड सर्वेलेंस ड्यू टू स्टेट अथॉरिटी ओवर अ रेंज ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स, इनकरेक्ट है। ये बोला गया कि इस लॉ के आने के बाद में हम बाकी देशों के समकक्ष आके खड़े हो जाएंगे। According to the passage, why is it important for the government to conduct rule making with absolute transparency and consultation for telecommunication bill? क्यों जरूरी है उनको कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये किया जाए ताकि सरकार की जो मंशा है वो साफ है, ये जनता में प्रसारित हो पाए। ठीक है, जनता को ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम इसमें कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं लेकर आए हैं, हमारे एकदम क्लीन मोटिव्स हैं कि हम इस कानून का अनुपालन करवाएं और इसके अंतर्गत हम सभी क्या है हेल्प कर पाए। टू इंश्योर द फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल, नहीं, टू प्रिवेंट द मोनोपोलाइजेशन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री, कि उनकी जो मोनोपोली है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको किया जा रहा है, तो ऐसा इनकरेक्ट है। To reassure the public of government's clean motives and address privacy concerns, option C is correct। कंटेंशियस का हमें सिनोनिम बताना है, तो कंटेंशियस का मतलब होता है कि वो कुछ डिसएग्रीमेंट कॉज कर दे या कुछ कंट्रोवर्सी कॉज कर दे, वो होता है कंटेंशियस। ठीक है, तो अनकॉन्ट्रोवर्शियल यानी कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये भी कोई मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। हार्मोनियस यानी कि बड़े ही मिलनसार तरीके से एक साथ मिलजुल के रहने वाला। और डिस्प्यूटेबल यानी कि कंट्रोवर्सी, कोई मसला, ऑप्शन डी डिस्प्यूटेबल इज करेक्ट। पिजन रेसिंग has become increasingly popular in parts of China dash the country's elite and its middle class। तो पिजन रेसिंग बहुत प्रसिद्ध हो रही है चाइना के कई हिस्सों में, और खास तौर पे जो ऊंचे दबके के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं या ऊंचे दबके, गरीबों को मतलब नहीं है पिजन रेसिंग से, पर जो हाई क्लास के लोग हैं उनके बीच में। सन यान, द डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन, देखो इसके ऊपर एक एसोसिएशन भी बना दी गई है। सन यान जो है वो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी है बीजिंग रेसिंग पिजन एसोसिएशन के। डैश दैट एट लास्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग, उन्होंने कंफर्म करा है या बताया है कि 1 लाख पिजन ब्रीडर्स मतलब पिजन को पालने वाले बीजिंग में रहते हैं। एंड डैश 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन एसोसिएशन, और उनमें से 90,000 जो है वो रेसिंग पिजन एसोसिएशन के साथ में रजिस्टर्ड है, यानी कि वो इस रेसेस में पार्ट लेते हैं। एट डैश लेवल्स, डिफरेंट लेवल हो सकता है या किसी कोई पर्टिकुलर लेवल बताया होगा उस लेवल पर। टू क्वालिफाई फॉर गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम, ताकि वो क्वालिफाई कर पाए जो स्प्रिंग और ऑटम सीजन में गेम्स होते हैं उनके लिए। कंपटीशन कैन बी ल्यूक्रेटिव फॉर डैश ओनर्स, कुछ ओनर्स के लिए बोल सकते हैं कि कुछ ओनर्स के लिए बड़ा ही ललचाने वाला, आकर्षित करने वाला कंपटीशन होता है। विद सम प्राइजेस अमाउंटिंग टू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, क्योंकि इनमें कई सारे प्राइजेस हैं जो कई हजार डॉलर्स तक रेंज कर सकते हैं। लियू सेड इन रीसेंट ईयर्स पिजन रेसिंग हैज बीन सर्जिंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस चाइना, लियू ने बताया कि पिछले कुछ सालों में पिजन रेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रही है चाइना के अंदर। ठीक है, तो देखो अब आप पिजन से भी कमा सकते हैं पैसा। Pigeon racing has become increasingly popular in parts of China dash the country's elite and its middle class, तो उनके बीच में प्रसिद्ध हो रही है ना, तो अगेंस्ट यानी कि विपरीत, along यानी कि उसके साथ साथ, among यानी कि उनके बीच में, और about यानी कि इसी के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा, among the country's elite and its middle class।
Sun Yan, the Deputy General Secretary of Beijing Racing Pigeon Association, dash that, said that, clarified that, told that या advised that. तो उन्होंने बताया ना, उन्होंने said यानी कि बोला, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स जो है रहते हैं. क्लैरिफाइड मतलब स्पष्टीकरण करना, टोल्ड मतलब भी बताना होता है, बट यहाँ पे सेड ज्यादा सूट कर रहा है, फिट बैठ रहा है. ठीक है. और एडवाइज मतलब सलाह देना, तो यहाँ पे सलाह नहीं दी गई है, उनको क्लैरिफाई मतलब उनको एक स्टेटमेंट दी गई है, बताया गया है. सेड दैट एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग एंड डैश ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विद रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन. और कितने उसमें से रजिस्टर्ड हैं? अटमोस्ट मतलब सर्वाधिक, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, नियर बाय मतलब पास में, और एग्जैक्ट मतलब एकदम ठीक आंकड़ा. तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, वो ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट उसमें से 90,000 लोग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन से रजिस्टर्ड है. एट डैश लेवल, एट डिफरेंट लेवल, डिफर्ड लेवल, डिफरेंशियल लेवल या डिफर, तो एक डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तर पे उनसे रजिस्टर्ड है. कॉम्पिटिशंस कैन बी ल्यूक्रेटिव फॉर सम, फॉर पिजन ओनर्स, फॉर बर्ड्स ओनर्स, एनिमल्स या बर्ड. तो क्योंकि यहाँ पे पिजन्स रेसिंग की बात कर रहे हैं, तो उनको वो क्या है, पक्षी की कैटेगरी में आते हैं, तो क्या इस्तेमाल होएगा. अब पिजन्स ओनर्स यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि पिजन्स के ओनर्स की बात नहीं कर रही, पिजन ओनर्स की बात कर रही है, उन ओनर्स की जिनके पास पिजन्स है. बर्ड्स ओनर भी सही नहीं है, फिट नहीं है. एनिमल नहीं होते, ये क्या होगा, बर्ड ओनर्स, फॉर द बर्ड ओनर्स. ये इन पक्षियों के जो मालिक हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत आकर्षक हो सकता है. सो ऑप्शन डी, बर्ड ओनर इज करेक्ट. There is hope that better forestry management will help in the dash of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities. तो help in the किसमें उनकी मदद कर सकती है, कंजर्वेशन, क्योंकि हम वाइल्ड लाइफ को हमेशा कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, बचाने की बात करते हैं. तो ये उम्मीद है कि अगर हम बेहतर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट करें, यानी कि जंगलों का अच्छे से मैनेजमेंट करें, तो उससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सहायता मिल सकती है, जो कि लगातार थ्रेट में बनी हुई है ह्यूमन एक्टिविटीज के बढ़ने की वजह से. सैल्वेशन मतलब निर्वाण, गार्डिंग मतलब किसी की रक्षा करना, सुपरविजन यानी कि कोई भी कार्यक्रम कुछ हो रहा है उसको सुपरवाइज करना, नियंत्रित करना, और कंजर्वेशन यानी कि प्रोटेक्ट करना, संरक्षण करना. तो यहाँ पे ऑप्शन डी, कंजर्वेशन इज करेक्ट. Cyclone Idai is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole. तो इसमें ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड आउट करना है. तो जब आप बात करते हैं ना वन ऑफ, तो वन ऑफ दी मेनी होता है ना, जो बहुत सारे होंगे उनमें से एक होगा. तो यहाँ पे वन ऑफ दी वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक साइक्लोन नहीं है, बहुत सारे साइक्लोन्स में से वो सबसे खराब है. ठीक है. तो सबसे खराब की कैटेगरी में आता है, तो बहुत सारे क्या होंगे, साइक्लोन्स होंगे. तो क्या होगा, तो वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ऑप्शन बी में एरर है. I try to solve this problem at least for 2 hours. मैंने कोशिश करी इस प्रॉब्लम को लगभग 2 घंटे तक सॉल्व करने की. तो मैं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं, लगभग 2 घंटे हो गए मेरे को करते हुए, मैं अभी भी कर रहा हूं. तो I am try नहीं होगा, I have been trying to solve this problem for at least 2 hours. So option B is correct. Indelible का मतलब होता है कोई चीज जो आप हटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते. अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनिम फाइंड आउट करना है. इनइरेजेबल हो गया. इलीगल गैर कानूनी. इलिजिबल का मतलब होता है जो हम पढ़ नहीं सकते, होते ना किसी की हैंडराइटिंग, डॉक्टर्स की हम पढ़ नहीं सकते, वो इलिजिबल है. इनइरेजेबल यानी कि जिसको आप मिटा नहीं सकते. इनइफेक्टिव यानी कि जो प्रभावशाली नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी, इनइरेजेबल इज करेक्ट. एग्नी मतलब मेंटल ट्रॉमा, उसकी वजह से गुस्सा, कुछ सफरिंग, कुछ दर्द, उसको बोलते हैं एग्नी. तो इसका हमें एंटोनिम बताना है. एंजाइटी मतलब चिंता, डर, स्ट्रेस. डिस्ट्रेस मतलब व्यथा, सौरो. कंफर्ट मतलब बहुत आरामदायक. तो एग्नी अगर पेन, दर्द को
डिनोट करता है, तो उसका ऑपोजिट क्या आएगा? कंफर्टेबल। मिजरी, मिजरी अगेन दुख, दर्द, तकलीफ। सो ऑप्शन सी कंफर्ट इज करेक्ट। Every employee of the company were given a 2-bedroom flat as दिवाली बोनस। तो प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया था, तो एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय, तो यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, उनमें से हर एक को, इंडिविजुअल पर्सन को दिया जा रहा है, तो इंडिविजुअल पर्सन क्या होएगा? वॉज, ना कि क्या होगा? वर। तो एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन अ 2-bedroom फ्लैट एज दिवाली बोनस। सो यहाँ पे एज दिवाली बोनस अ 2-bedroom फ्लैट एवरी एम्प्लॉय वर गिवन। ऑप्शन डी में एरर है, वर की बजाय क्या होगा? वॉज गिवन। द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावण, एफिजी यानी कि उनकी जो प्रतिमा है ना, उनका डुप्लीकेट जो एक खड़ा स्टैच्यू खड़ा कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है एफिजी। तो एफिजी ऑन दशहरा डैश दी बर्निंग ऑफ ऑल इवल्स। तो ये क्या दर्शाता है? वो कुछ सिग्निफाई करता है ना, सिंबलाइज करता है। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज मतलब एपिटोम क्या होता है? सर्वोत्तम एग्जाम्पल किसी चीज का। इंटेंसिफाइज, इंटेंसिफाइज मतलब बहुत बढ़ा देना, मजबूत कर देना किसी चीज को। पर्सोनिफाइज यानी कि मानवीयकरण करना। हम बोलते हैं ना, तुम्हारी जुल्फ जैसे हवा, लहराती हुई हवा, तुम्हारी आंखें जैसे हिरणी की, तो वो हिरणी जो है वो उसकी आइज को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है। तुम्हारा मुखड़ा चांद का मुखड़ा, तो चांद कोई पर्सन थोड़ी है, चांद का कोई मुंह थोड़ी है, बट वो उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। पोएट्स बेसिकली या म्यूजिशियंस इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। सिंबलाइज यानी कि दर्शाना, एक सिंबल बताना, प्रतीक के तौर पे। तो दशहरे में रावण की प्रतिमा को जलाना जो है, उसकी एफिजी को जलाना, वो सिंबलाइज करता है, यानी कि प्रतीकात्मक है कि हम सारी बुराइयों का नाश कर रहे हैं। ऑप्शन डी सिंबलाइजेज इज करेक्ट। Mango, the so-called king of fruits, is something of a national obsession in India. बोल रहे हैं मैंगो जो कि जिसको कि हम किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, वो नेशनल ऑब्सेशन यानी कि पूरे देश भर में एक बहुत ज्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है। देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स। देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे भारी तादाद में मैंगो का उत्पादन हुआ है। इट रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप मच टू द डिलाइट ऑफ बायर्स। तो भारी उत्पादन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो नीचे गिरे हैं और सेल्स जो है वो बढ़ गई हैं, जो कि बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए ही खुशी की बात है। तो हमें क्लैरिटी होगी कि बी और सी स्टेटमेंट तो साथ में आएंगे, बी के बाद में सी आएगा। यहाँ पे बी के बाद में सी है, यहाँ पे सी पहले है, सी पहले है, सी पहले है, तो ऑप्शन ए डी बी सी इज करेक्ट। एट नाइट लॉक द आउटर गेट, कि वो बता रहे हैं कि रात में बाहर वाला दरवाजा बंद कर देना। तो अगर आपको इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है तो आपके बोलेंगे लेट आउटर गेट, पहले आ जाएगा लेट द आउटर गेट, और फिर लॉक करना है बी लॉक्ड एट नाइट। The outer gate is requested to be locked at night. The outer gate be locked at night. Let the outer gate be locked at night. Option C is correct. Triumph, victory, जीत, उसका सिनोनिम क्या होगा? fight. fight होता है लड़ाई, victory जीत, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अटैक, हमला करना, पीस शांति। Around 600 million of them live in areas of high to extreme water stress. बोल रहे हैं उनमें से 600 लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा, वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे पानी की बहुत ज्यादा या तो बहुत ही ज्यादा या फिर थोड़ी ज्यादा कमी है। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस। हिंदुस्तान अब तक के सबसे बुरे वाटर क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कैर्सिटी, और जहां पे 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग पानी की तंगी के साथ में जी रहे हैं। दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड। ये कितना ज्यादा है? हिंदुस्तान का जो ये क्राइसिस है ये चाइना और यूएस में जो कंबाइंड स्थिति है उससे भी ज्यादा है। द रीजन इज दैट 24% India uses the most groundwater drawn out globally. अब बोल रहे हैं कि ये ग्लोबली की बात करें और चाइना और यूएस के जिक्र यहाँ पर आया है तो वो बाद में ही आएगा, ग्लोबल कंट्रीज ही हैं ये। तो बोल रहे हैं कि ये क्यों है? क्योंकि 24% पे हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, और ये चाइना और यूएस को कंबाइन करके भी ज्यादा है। अब चाइना और यूएस दोनों ही बहुत पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं तो ये बहुत ज्यादा लेवल पर है।
तो हमें ये क्लैरिटी होगी कि डी जो है वो सी के साथ में लिंक्ड है और डी जो है वो सी से पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी सी से पहले आ रहा है, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, इनकरेक्ट कर दो, डी सी के पहले आ रहा है और यहाँ पे डी और सी के बीच में ए आ रहा है, तो ये भी हटा दो। तो यानी कि हमारी रेंज अब छोटी होगी, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से कोई एक करेक्ट है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट वो आएगा, देखो अबाउट 600 मिलियन ऑफ देम, देम मतलब कौन, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि देम एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब उसके बाद में डी और सी तो हमें पता चल गया इंटरलिंक्ड है, पर क्या डी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है? द रीजन, किसी चीज का रीजन बता रहे हैं, तो पहले कोई वजह, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, उसी का आप रीजन बता रहे होंगे, तो यानी कि डी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। यानी कि बच गया क्या? ऑप्शन बी, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो बी और डी सी दो कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए फर्स्ट है, तो ये हटा दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। सबसे पहला है कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी के स्पेलिंग ही इनकरेक्ट है, CONTEM होता है, क्या होता है? CONTEMPORARY, कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, जैसे बोलते हैं ना हिज कंटेम्प्ररी राइटर, यानी कि उस दौर पे एक और कोई राइटर था जो कि बहुत प्रसिद्ध था। तो कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, जो कोई दो व्यक्ति या दो चीजें जो एक ही समय में हुई हो, ठीक है, उनको बोला जाता है कंटेम्प्ररी। ऑप्शन ए इज करेक्ट क्योंकि इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।